स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं आपके उत्तराखंड में गोरखा का शासन। अगर हम गोरखा शासन के बारे में बात करें तो दोस्तों उनका जो शासन था यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार पूर्वक था। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्रूरता दिखाई यहाँ की जनता पर। उत्तराखंड में उनका जो शासन हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अत्याचार पूर्ण था। अब उससे भी पहले हम देखते हैं कि नेपाल साम्राज्य की स्थापना आपकी किस प्रकार से हुई। तो जिस दौरान दोस्तों आपके ये कुमाऊँ वाला रीजन और वो जो गढ़वाल वाला रीजन था, यहाँ पे क्या चल रहा था आपका कुमाऊँ वाले रीजन में आपके महेंद्र चंद का दौर चल रहा था। और उस वक्त आप समझ सकते थे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई है चंद्रवंश के बारे में कि जो महेंद्र चंद वाला काल था उस दौरान जो है आपसी जो षड्यंत्र था वो बहुत ज़्यादा हो रखा था। ठीक है, और जो शासक था वो भी क्या था आपका कमज़ोर था। और हम कह सकते हैं जो षड्यंत्र चल रहा था राज दरबार में, उसकी वजह से जो चंद्रवंश था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। वहीं अगर तो आपका जो हम गढ़वाल वाले अगर हम रीजन में देखें तो वहाँ पे आपके क्या थे, प्रद्युम्न शाह थे आपके। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका अकाल पड़ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है। तो उसकी वजह से वो भी जो पवार वंश था वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा था आपका कमज़ोर होते जा रहा था। और इन्हीं चीज़ों का जो फ़ायदा उठाया जाता है वो किसके द्वारा उठाया जाता है, आपका गोरखा शासकों के द्वारा उठाया जाता है। जैसे आपका जो शासन प्रशासन है अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है तो उस दौरान क्या हो जाता है आपका बाहरी आक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसी का फ़ायदा किसने उठाया था, गोरखाओं ने उठाया था। जब आपके चंद्रवंश में कमज़ोर शासन चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, और वहीं गढ़वाल वाले रीजन में क्या हो रहा था आपका जो प्राकृतिक आपदाओं ने आपके घेरा हुआ था, तो उसका फ़ायदा किन्होंने उठाया, गोरखाओं ने उठाया। और उसी दौरान उन्होंने क्या किया, आपके गोरखाओं ने क्या किया, आक्रमण किया। अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड में चलें तो अगर हम नेपाल के साम्राज्य की स्थापना के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो नेपाल भी क्या था आपका पहले 24 छोटी छोटी रियासतों में क्या था आपका विभक्त था। ठीक है, और इन रियासतों को क्या बोलते थे हम, 24 कहते थे। क्या कहते थे, 24। मतलब यहाँ पर भी क्या थे, छोटे छोटे क्या थे आपके राज्य थे, और उनके हेड, उनको जो लीड करते थे वो थे। ठीक है, अब जब आपके बहुत सारे राज्य होने लग जाते हैं, बहुत सारी रियासतें होने लग जाती है, तो उनमें ऑब्वियसली आप आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और कंपटीशन होगा, जो भी स्ट्रॉन्गर वन होगा वो जीत जाएगा, और जो भी स्ट्रॉन्गर वन होगा वो बाकी सारे जितने और रियासतें हैं उनको क्या करेगा, आपका उनको एकीकृत करने का प्रयास करेगा। तो वही नेपाल में भी हुआ। नेपाल पहले क्या था, आपके 24 छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था, जिनको क्या कहते थे, 24 कहते थे। और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो नेवार जाति के लोग रहते थे। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा आपका, नेपाल। नेपाल किस वजह से पड़ा, क्योंकि नेवार जाति के लोग वहाँ पे रहते थे। अब इन्हीं जो 24 रियासतें होती है ना दोस्तों, उनमें जो है आपका जो एक थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकल आता है वो फर्स्ट होता है आपका नूरपाल शाह। क्या होता है आपका, सबसे पहले तो आपका होता है एक नूरपाल शाह होता है। उसके बाद आपका नंबर आता है आपका पृथ्वी नारायण शाह। ये आपका एकीकरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, और अगर हम कह सकते हैं जो नेपाल में एकीकरण करने का जो महत्वपूर्ण कार्य निभाया वो किसके द्वारा निभाया गया, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था आपका, इसका था 1742 से लेकर के 1775 तक। के बाद जो नंबर आता है आपका वो आता है प्रताप शाह का। प्रताप शाह का जो कार्यकाल अगर हम देखें वो था आपका 1775 से लेकर के 1778। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम नेपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसका पुत्र आता है, वो होता है रण बहादुर शाह। ठीक है, और रण बहादुर शाह जो है आपके अल्प आयु में ही बैठ जाता है गद्दी में, कब, 1778 तक। ठीक है, और ये वही वाला कार्यकाल, इसी के दौरान जो है आपका कुमाऊं में क्या होता है, आपका आक्रमण कर देते हैं कौन, गोरखा लोग। और जब ये छोटा था तो इसकी संरक्षिका भी होंगी। इनकी संरक्षिका के रूप में जो थी दोस्तों, इंद्र लक्ष्मी। ठीक है, इनकी संरक्षिका के रूप में कौन थी, रानी इंद्र लक्ष्मी। इसका कार्यकाल अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया 1778 से लेकर के 1804 तक का कार्यकाल था। अब जब ये गद्दी में बैठा था दोस्तों, तब वो सिर्फ 15 वर्ष का था। और उसके चाचा भी उसके साथ में थे जो उसकी हेल्प करते थे। उनके चाचा कौन थे आपके, उनके चाचा थे चौतरिया बहादुर शाह। कौन थे आपके, चौतरिया बहादुर शाह। ठीक है,
तो जब ये छोटे थे आपके रण बहादुर शाह, तो उनकी एक तो उनकी समीक्षिका भी थी और एक क्या थे उनके चाचा भी थे जो उनकी हेल्प करते थे आपके कामों में। ठीक है, अल्मोड़ा पे दोस्तों वो हुआ, अधिकार किया उन्होंने, किन्होंने? गोरखाओं ने। उस समय जो नेपाल का नरेश था वो कौन था? रण बहादुर शाह था, जैसे मैंने बताया। ठीक है, की हिस्ट्री तो जाननी नहीं है, हमको क्या जानना है कि गोरखाओं का आक्रमण कैसे हुआ, कहाँ पे? उत्तराखंड में, बेसिकली कुमाऊं वाले रीजन में और गढ़वाल वाले रीजन में। तो जो रण बहादुर शाह के बाद जो बाद में बनते हैं राजा, वो विक्रम शाह बनते हैं। वो कब बनते हैं? 1804 के बाद वाले में। तो हम वो वाली हिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि कुमाऊं में गोरखाओं का आक्रमण किस प्रकार से हुआ। जब मैंने बताया आपका जब महेंद्र चंद वाला कार्यकाल था, तो आपका जो कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था, है ना, बताया था मैंने। तो उसके बाद क्या होता है 1790 में, ठीक है, 1790 में क्या होता है आपका, गोरखाओं में क्या होते हैं? एक अमर सिंह थापा, ठीक है, अमर सिंह थापा होते हैं, हस्तिदल चौतरिया होते हैं और एक शूरवीर थापा होते हैं। ये क्या करने लग जाते हैं? इनके नेतृत्व में जो है कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, और ये 2 बार करते हैं कुमाऊं पर आक्रमण। ठीक है, एक बार तो वो काली नदी को पार करके करते हैं सोर वाले क्षेत्र में। ठीक है, एक बार कहाँ से करते हैं? वो सोर वाले क्षेत्र में करते हैं, जब वो काली नदी को क्या कर देते हैं? आपके पार कर देते हैं। काली नदी आपको पता है जो कि बॉर्डर है आपके उत्तराखंड वाले कुमाऊं वाले रीजन को नेपाल वाले रीजन से अलग करते हैं। बेसिकली जो भारत और जो नेपाल की जो बाउंड्री वाला रीजन है वो काली नदी बनाती है। ठीक है, क्या होता है जब वो काली नदी को पार कर देते हैं तो फिर वो वहाँ सोर वाले क्षेत्र से पहला आक्रमण करते हैं। दूसरा वाला जो आक्रमण किया जाता है वो अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कहाँ से? अल्मोड़ा में आक्रमण किया जाता है बिसुंग होते हुए। ठीक है, जो एक निर्णायक युद्ध होता है दोस्तों, निर्णायक युद्ध जो होता है आपका हवाला बाग का युद्ध। तो हवाला बाग का युद्ध कब होता है? 1790 में। ठीक है, 1790 में होता है। किसके मध्य होता है? महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में होता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हो जाती है? आपके महेंद्र चंद की हार हो जाती है और साथ ही साथ क्या हो जाता है? आपका कुमाऊं में आपका गोरखाओं का आधिपत्य हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इनका जो शासन देखें हम गोरखाओं का, बहुत ही ज़्यादा अत्याचारपूर्ण शासन था। लगभग 25 वर्ष इन्होंने शासन किया। ठीक है, कब तक किया इन्होंने? 25 वर्ष तक। कब से कब तक? अगर हम देखें 1790 से लेकर के 1815 तक, ऑलमोस्ट 25 साल इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया आपके कुमाऊं वाले रीजन में। ठीक है, अब हम देखें वहाँ के सूबेदार कुमाऊं में। अब अगर हम सूबेदार के बारे में देखें दोस्तों, तो जो पहला सूबेदार था जब उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया, उसके बाद जो पहला सूबेदार कौन था? वो था आपका सुब्बा जोगामल। तो ये सुब्बा बोलते थे। ये राजा जो है डायरेक्टली आपका वो अधिकार नहीं करता था, ये भेजता था अपना प्रतिनिधित्व। ठीक है, राजा ने क्या भेजा था? जो नेपाल का राजा था उसने अपना प्रतिनिधित्व सुब्बा के रूप में कहाँ भेजा? मतलब उत्तराखंड में भेजा था राज करने के लिए। तो जो पहला सूबेदार था वो कौन था? जोगामल शाह। इसके कार्यकाल को देखें हम 1791 से लेकर के कब तक था? 1792 तक था। इसके बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये पहला क्या था? आपका सूबेदार था। तो इसने पहली बार क्या कराया था? आपका भूमि बंदोबस्त। क्या करवाया था? भूमि बंदोबस्त। तो प्रथम भूमि बंदोबस्त गोरखा शासन में किसने करवाया था? आपके जोगामल शाह ने कराया था। ठीक है, अब इसने एक टैक्स लिया था। जितना भी आपका जो भी आपके वयस्क व्यक्ति हैं उनसे आपके 1 रुपया वो टैक्स लेता था, जिसको वो बोलते थे मांगा कर। क्या बोलते थे? मांगा कर। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये जोगामल के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया था? 20 नाली जमीन पर, ठीक है, 20 नाली जमीन पर ये 1 रुपये टैक्स रखता था। ठीक है, तो कुमाऊं में जितनी भी 20 नाली वाली ज़मीन रहती थी उन पे 1 रुपया टैक्स उन्होंने कर रखा था। इसको बोलते थे, क्योंकि 20 है तो इसको 20 ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया था? दफ्तर के खर्चे के लिए आपके हर एक गांव पर एक क्या लगाता था? वो एक कर लगाता था, वो जिसको बोलते थे सुवांग दस्तूर। तो सुवांग दस्तूर नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? ये लगाया जाता था आपका जोगामल शाह के द्वारा। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता था? हर एक गांव से लेता था ये। ठीक है, उसके अलावा एक धुरी पिछड़ी नामक ये क्या लेता था? एक फीस भी लेता था 2 रुपये। ठीक है, धुरही पिछही। ठीक है, ये 2 रुपये लेता था, आपके सालाना फीस लेता था।
ठीक है। जोगामल शाह के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसको कहा जाता था आपका मांगा कर कहा जाता था। इसके अलावा उसने 20 बीसी नामक एक कर भी लगाया था, ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या किया था, सुवांग दस्तूर और धुरई बिछई नामक ये भी क्या लगाए थे, उसने टैक्स वगैरह लगाए थे। किसने? जोगामल शाह ने, ठीक है। अब जोगामल शाह के बाद आपका नंबर आता है बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक, जिसको बोलते थे काजी नरशाही। और इसके दौरान जो है एक मंगलवार रात्रि कांड हुआ था, इसी के दौरान हुआ था, इसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो प्रचलन है, ये जो कहावत है, अभी भी आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कही जाती है, आपके मंगल की रात और नरशाही का पाला, ये कुमाऊं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जो चंद्रवंश रहते थे ना, चंद्रवंश के दौरान जो है बहुत सारे और भी आधिपत्य करना चाहते थे, जैसे उनमें से एक खस होते थे। तो खसों से जो है चंद्रवंश थोड़ा सा वो रहते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा कहते थे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थे उनको नियंत्रण करने के लिए जो है जो चंद्रवंश थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश से बुलाए थे एक सैनिक, विशेष प्रकार के सैनिक, जिनको बोलते थे नगर कोटिया, ठीक है। तो ये जो सैनिक होते थे वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते थे, ठीक है। तो इनको बुलाया जाता था आपके, ताकि खसों को क्या कर सके, आपके नियंत्रण में रखा जा सके। तो ये सैनिक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आपके यहीं पर बस जाते हैं, आपके कुमाऊं वाले रीजन में, ठीक है। तो बाद में लेटर ऑन काजी नरशाही के कार्यकाल के दौरान जो है नगर कोटिया ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। और इनकी क्या होती थी, इनकी लंबी लंबी चोटियाँ होती थी। ये क्या रखते थे, लंबी लंबी चोटियाँ रखते थे। तो इनसे जो है ये नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से जो नगर कोटिया वाले सैनिक है किसी भी प्रकार से कल को आपके विद्रोह कर दें। किसके कार्यकाल की बात कर रही हूँ मैं, काजी नरशाही के कार्यकाल। तो उनका दमन करने के लिए उसने मंगलवार के दिन क्या किया, सारे नगर कोटिया जो सैनिक होते थे उनको बुला करके उनको मार दिया, ठीक है। उनको क्या कर दिया, मार दिया। तो इसी को बोला जाता है आपका मंगल रात्रि कांड, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था दोस्तों ये। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अजब सिंह ख्वास। इसने क्या किया था, इसने 1500 गांव के प्रधानों का क्या किया था दोस्तों, सामूहिक नरसंहार किया था। तो आप देख सकते हैं गोरखाओं का कार्यकाल बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या था, आपका क्रूर शासक था। इसके बाद जो आता है अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा ने क्या किया था दोस्तों, एक क्या किया था, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन में कई बार आता है आपका, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया गया था आपका अमर सिंह थापा के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आपका आता है इसके बाद एक और आता है जो होता है आपका प्रबल राणा, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अमर सिंह थापा के बाद कौन आता है, प्रबल राणा आता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और रहता है आपका बमशाह, ठीक है। बमशाह का कार्यकाल देखें तो कब रहता है इसका, 1797 से लेकर के 1799 तक। और ये किस प्रकार, ये इसके द्वारा भी एक टैक्स लगाया जाता है जिसको बोला जाता है खुशही कर, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, अजब सिंह ख्वास। उसके बाद कौन आता है, अजब सिंह ख्वास। ये भी जो है इनका जो है ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार था, ठीक है। तो ये इसका क्या कथन था अजब सिंह ख्वास का, ये कहता था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं बट सर नहीं पूजा जाता है, इसलिए जो भी बोझा ओझा होता है वो ब्राह्मणों के द्वारा भी इसने कार्य करवाया गया कि ब्राह्मणों के तो सिर्फ पैर पूजते हैं, सर तो नहीं पूजते हैं, तो बोझा जो है आप सर पे रख के चलो, ठीक है। किसके द्वारा कथन कहा गया था ये अजब, ये क्या है आपका अजब सिंह ख्वास, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कई आते हैं दोस्तों, धौकल सिंह बंसियात, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, रुद्रवीर शाह, ठीक है। रुद्रवीर शाह आता है 1802 में आता है, ठीक है। ये भी एक क्या लगाता है, कर लगाता है रुद्रवीर शाह। इसको बोलते हैं आपके टन कर, क्या बोलते हैं, टन कर। तो टन कर किसके द्वारा लगाया गया था, रुद्रवीर शाह के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका काजी गज शेखर पांडे, ठीक है। ये भी आता है, सूबा बनता है 1803 में ये आता है, ठीक है। उसके बाद 1806 में आता है आपका ऋतुराज थापा, ये कब आता है, 1806 में, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं आपके चौतरिया बड़ा बमशाह, ठीक है। कौन आता है, चौतरिया बड़ा बमशाह, ये बनता है आपका 1815 में, ठीक है। मौला राम ने बोला था एक दानवीर कर्ण बोला था, किसको बोला था उसने, रणजोर थापा, ठीक है, रणजोर थापा बोला था, ठीक है।
चौतरिया थे दोस्तों, इसने भी क्या किया था, इसने भी कुछ किसानों में जो भी ऋण वगैरह रहता था वो लोन देता था किनको, किसानों को, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो भी आपके काम होते हैं, आपके कृषि संबंधी जो भी बीज वगैरह खरीदना हो, ठीक है, कोई भी यंत्र उनको चाहिए होंगे, तो उसके लिए हस्तीदल चौतरिया ने क्या किया था, कृषकों के लिए लोन देने की उसने क्या किया था, उनकी हेल्प की थी। ठीक है, ये तो हो गया आपका सूबेदार के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके गढ़वाल में गोरखा शासन कैसा था। गढ़वाल में गोरखा शासन के बारे में देखिए दोस्तों, तो गोरखाओं ने, जैसे मैंने बताए थे आपके पवार वंश वाली वीडियो ने, तो उन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठाया। किस चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपके जो गढ़वाल में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसका उन्होंने क्या उठाया, फ़ायदा उठाया। तो अगर हम गढ़वाल के बारे में देखें दोस्तों, गढ़वाल में क्या होता है, सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, आपके लंगूर गढ़ के किले पर क्या करते हैं, घेरा डालते हैं, कौन, गोरखा। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि वो संधि कर लेता है, प्रद्युम्न शाह क्या कर लेता है, आपका संधि कर लेता है। 1792 में क्या कर लेता है, प्रद्युम्न शाह संधि कर लेता है, और वो टैक्स वो क्या देता है, रुपए देता है सालाना 25,000 रुपये, मैंने बताई थी वीडियो में, 25,000 रुपये क्या देता है प्रद्युम्न शाह, किनको देता है, गोरखाओं को देता है, ताकि वो क्या करे, आक्रमण ना कर सके। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसमें क्या हो जाता है, आपका बहुत ज़्यादा आपदा आ जाती है। ठीक है, भूकंप भी आता है और अकाल भी पड़ जाता है, तो इसका ही फ़ायदा कौन उठाते हैं, आपके गोरखा लोग उठाते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1803 में आपके अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया, ठीक है, हस्तीदल चौतरिया, इनके नेतृत्व में क्या कर देते हैं, ये जो उस दौरान जो आपदा आई हुई रहती है उसका फ़ायदा उठा के गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, 1803 में। ठीक है, अब जब वो अब इसी से जो है उनका पूरा उत्तराखंड में क्या हो गया, उनका शासन हो गया। कुमाऊं में तो पहले ही कर चुके थे, अब गढ़वाल में भी उन्होंने कर दिया आक्रमण। तो उत्तराखंड में जो गोरखा का शासन होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है गोरख्याली। क्या कहा जाता है, गोरख्याली के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब प्रद्युम्न शाह क्या करता है, आपका सबसे पहले जब चौतरिया और अमर सिंह थापा आक्रमण करते हैं, तो प्रद्युम्न शाह, मैंने इससे पहले ही वीडियो में बताया कि प्रद्युम्न शाह आपके हेल्प भी मांगता है लंडौर के राजा से। ठीक है, लंडौर के राजा हुआ करते थे कौन, आपके राजदयाल। ठीक है, राजदयाल, इनसे हेल्प मांगने जाता है, और राजदयाल क्या करते हैं, आपके इनके साथ मिलकर के 12,000 सैनिकों के साथ क्या करते हैं, आपके युद्ध होता है, जो निर्णायक युद्ध होता है आपका, कब निर्णायक होता है, 14 मई 1804 को। कौन सा युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है ना। और इस युद्ध में क्या हो जाता है, प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो है आपका यहीं पे गढ़वाल में भी क्या होता है, आपका गोरखाओं का अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो गोरखा प्रशासक के रूप में जो गढ़वाल में काम करते हैं वो हस्तीदल चौतरिया ही करते हैं। कौन करते हैं, हस्तीदल चौतरिया। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो गढ़वाल में जो उनका कार्यकाल रहा वो 1804 से लेकर के 1815 तक, लगभग आपके 10.5 ईयर्स रहते हैं वो। ठीक है, कौन, आपके गोरखा लोग। ठीक है, कहाँ पर, गढ़वाल में। ठीक है, अब ये तो हो गया गढ़वाल में किस प्रकार से उन्होंने आक्रमण किया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। प्रशासनिक व्यवस्था, तो गोरखाओं की प्रशासनिक व्यवस्था हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, एक तो आपके अत्याचार से पूर्व बहुत सारे टैक्स भी लेते थे वो, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब भी थी। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब थे ये। तो इनमें क्या होता था कि ये इनका जो शासन था ना दोस्तों, वो क्या था, उनको बोल सकते हैं हम फौजी शासन था। क्या था, फौजी शासन था। और किसके अंडर रहते थे ये, सूबेदार के अंदर रहते थे। ठीक है, सूबेदार के क्या रहते थे, ये अंडर रहते थे। ठीक है, इनका दोस्तों एक प्रमुख हथियार हुआ करता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, खुकरी। ठीक है, और जो खुकरी रहता था, जो नेवार जाति के लोहार इसको बना करके आपके गोरखा सूबेदारों को और सैनिकों को दिया करते थे। बहुत ही खतरनाक ये हथियार हुआ करता था। ठीक है, इनके दौरान क्या था दोस्तों, इनके दौरान जो है जो मुकदमा करने वाले जो अधिकारी होता था उसको बोला जाता था विचारी। क्या बोला जाता था, विचारी। ठीक है, इनके दौरान जो है आपकी महिलाओं को छत पर चढ़ने की पाबंदी थी, मतलब महिलाएं छत पर जा ही नहीं सकती थी। करते थे जब भी ये न्याय की सुनवाई करते थे, ठीक है, न्याय की जब भी ये क्या करते थे, सुनवाई करते थे, तो उससे पहले कसम दी जाती थी। या तो ये देते थे हरिवंश की कसम, ठीक है, या फिर महाभारत की। ये कसम दे के फिर आपकी न्याय की सुनवाई की जाती थी।
ये गोरखा लोग इतने अजीबो गरीब, इनकी न्यायिक व्यवस्था थी। एक व्यवस्था थी उनकी आपकी दिव्य न्यायिक व्यवस्था। क्या थी आपकी? दिव्य न्यायिक व्यवस्था थी। तो जब कभी भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, सपोज कोई भी आपके न्याय के संबंधी कोई भी उनका सोल्यूशन निकलता था, तो अब क्या करते हैं, अंतिम सोल्यूशन उनका होता है कि दिव्य न्याय सोल्यूशन। ठीक है, तो ये दिव्य न्याय सोल्यूशन आप भी अगर जानेंगे तो आप भी कहेंगे वाओ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। तो पहला जो आपका दिव्य न्यायिक व्यवस्था थी वो थी गोला दीप। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ। दिव्य जो न्याय होता था उनका, तो पहला जो था आपका उसको बोलते थे गोला द्वीप। गोला द्वीप में एक प्रथा थी। ठीक है, दूसरा होता था आपका कड़ाई द्वीप। ठीक है, और एक था आपका तराजू द्वीप। ठीक है, तो इनकी 3 प्रकार की दिव्य न्याय दिलाने वाली एक प्रथा थी, जिसको था, एक था आपका गोला द्वीप, एक था कड़ाई द्वीप और एक था तराजू द्वीप। तो गोला द्वीप में क्या होता था दोस्तों, अब सपोज कोई अपराधी है, ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है कि वो नहीं दिखा पा रहे हैं कि अपराधी है कि नहीं है, तो ये क्या करते थे, उसके हाथ में गरम लोहे का डंडा पकड़ा देते थे। ठीक है, और उसके अनुसार कुछ दूरी तक इसको पकड़ के चलना होता था। अगर जो है इसके हाथ से वो डंडा छूट गया, ठीक है, गरम लोहे का डंडा अगर इसके हाथ से छूट गया तो वो क्या था, अपराधी था। ठीक है, ये था उनका आपके दिव्य न्यायिक व्यवस्था क्या थी। अगर वो छूट गया तो अगर उसके हाथ से डंडा छूट गया तो मतलब ये अपराधी है, नहीं छूटा तो नहीं है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या था, कड़ाई दीप प्रथा। ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक। इसमें क्या करना होता था, जो दोषी है, ठीक है, दोषी को ठहराना है कि ये दोषी है या नहीं है। अब इसका सोल्यूशन निकालना है इसको कड़ाई द्वीप से। तो क्या करते थे, ये कड़ाई में तेल को उबाला, ठीक है, उसमें दोषी का हाथ डाला जाता था। अगर उसका हाथ जल गया तो वो क्या होता था, दोषी होता था। ऑब्वियसली हाथ तो जलना ही था, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी थी, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब कह सकते हैं। अगर हाथ जल गया तो क्या था, वो दोषी था। इसी प्रकार से अगर तराजू द्वीप में क्या करते थे दोस्तों, सबसे पहले जो है तराजू में लेकर के वेट नापा जाता था दोषी का। ठीक है, तो उसके वेट के साथ आपके अदर साइड पे पत्थर रखे जाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता था, उन पत्थरों को साइड में रख दिया जाता था, और जो दोषी होता था उसको खाना नहीं दिया जाता था। ठीक है, बहुत दिन तक उसको अलग स्थान में रख के भूखा रखा जाता था। फिर दोबारा उसका वेट आपका नापा जाता था उन्हीं पत्थरों के साथ। अगर उसका वेट कम आया तो वो दोषी, ठीक है, और अगर नहीं आया तो नहीं। तो ये आप कह सकते थे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब की दिव्य व्यवस्था थी, जो कि परे हैं। ठीक है, तो ये थी उनकी न्याय व्यवस्था। अब हम देखते हैं उनके आपके गोरखा शासन के समय के टैक्स कौन कौन से थे। जो चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए थे ना, 36 रकम और 32 कलम, उनको उन्होंने आपका समाप्त कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने कुछ चंद राजाओं के जो टैक्स थे उनको बरकरार रखा था। अब इनके कर अगर हम देखें दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों पर एक कर लगाया था। ठीक है, ब्राह्मणों पर क्या लगाया था उन्होंने, कर, जिसको बोला जाता था आपका कुसही कर। क्या बोला जाता था, कुसही कर। ये दिया जाता था आपका ब्राह्मणों के द्वारा। इसके बाद जो है आपके 13 जूलिया तक की जमीन जिन ब्राह्मणों के पास है, उनको जो है 5 रुपया क्या देना पड़ता था, आपका हर टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, ये तो हो गया कुसही कर। एक होता था आपका पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर जो है आपका, ये जो है आपका एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। क्या था, भूमि कर। और इससे जितनी भी आपकी आय जनरेट होती थी वो दिया जाता था। जितने भी गोरखा सैनिक होते थे उनको ये वेतन के रूप में दिया जाता था। कौन सा कर, पुंगाड़ी कर। टीका भेंट कर, तो शादी ब्याहों में जो भी कर दिया जाता था, लिया जाता था आपका गोरखाओं के द्वारा, वो होता था आपका टीका भेंट कर। एक होता था मांगा कर। ठीक है, मांगा कर क्या होता था, हर एक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, मांगा कर के रूप में। तांड कर, तांड कर क्या होता था आपका, ये जो है एक प्रकार के जो भोटिया जो बुनकर होते थे उनसे लिया जाता था। भोटिया बुनकरों से ये कर लिया जाता था। तिमारी कर, तिमारी कर जो है सैनिकों को आपके वेतन के रूप में दिया जाता था। किनको, सैनिकों को। ठीक है, एक होता था आपका मौकर। ठीक है, मौकर क्या होता था, हर एक परिवार से आपका 2 रुपया लिया जाता था कर के रूप में। ठीक है, ये था जो चंद राजाओं के द्वारा भी ये लगाया गया था, और इसी को उन्होंने कैरी ऑन किया था, किन्होंने, आपके गोरखाओं ने। ठीक है,
एक होता था आपका घीकर। घीकर जो है दुधारू जो पशु होते थे उनसे उनसे लिया जाता था, ठीक है। रहता कर, रहता कर जो होता था आपका, रहता कर जो गांव से सपोज भाग गए कुछ लोग तो उनके द्वारा उनके फैमिली से लिया जाता था वो टैक्स, ठीक है। एक होता था बहता कर। बहता कर किसी ने अगर आपकी संपत्ति आपने छुपा रखी है, बताई नहीं हो, तो उनसे लिया जाता था ये वाला कर। कौन सा? बहता कर, ठीक है। सोनिया फागुन। सोनिया फागुन कर क्या होता था? उत्सवों के दौरान लिया जाने वाला जो भी खर्चा पानी जो भी रहता है तो वो उसके रूप में लिया जाता था, ठीक है। सोनिया फागुन, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कर थे। ऊपरी रकम थी, कल्याण आपके क्या था? कल्याण धन था, केरू था, बख्शिश था, बहुत सारे आपके और भी कर आपके लगाए गए थे, ठीक है। और जो इन्होंने इनके लिए जो टैक्स लेने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे, ठीक है। इसको बोला जाता था बलि। क्या बोला जाता था? बलि। ये बलि क्या था? आपके जो भी कर वसूलने वाले जो भी आपके नियम कानून बनाए गए थे उसको बोला जाता था बलि, ठीक है। ये तो था आपका इनकी टैक्स व्यवस्था कैसे थी, ठीक है। और जो भूमि सुधार का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो थे आपके काजी बहादुर भंडारी। इन्होंने क्या किया था? भूमि व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों जो गोरखा शासन था उनकी जो है सामाजिक स्थिति, सामाजिक उनकी व्यवस्था क्या थी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी आपके गोरखाओं की। अगर हम गोरखाओं के बारे में देखें दोस्तों तो ये जो है गाय को और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। गाय और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मानते थे। गाय को तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों में हर ब्राह्मण को उतनी तवज्जो नहीं देते थे। बस कुछ ही ब्राह्मण, जैसे कि आपके जो पांडे होते थे, ठीक है, पांडे और उपाध्याय, बस ये जो है इन्हीं को जो है आपके मानते थे, ठीक है। और गाय हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा गाय को तो ये जहाँ ये गाय को बहुत ज़्यादा पूछते थे वहीं इनका प्रिय जो था वो सुअर का मांस था, ठीक है। क्या था? सुअर का मांस और मदिरा इनकी क्या हुआ करती थी? आपकी फेवरेट हुआ करती थी, ठीक है। सुअर का मांस और मदिरा, ठीक है। इष्ट देवता होते थे, इष्ट देवता थे उनके मोष्टा। क्या थे? मोष्टा को मानते थे अपने इष्ट देवता, ठीक है। इनकी अगर हम राजभाषा देखें तो वो हुआ करती थी गोरखाली, ठीक है, गोरखाली। और जो मैंने बताया नेपाल में नेवारी जाति के लोग रहते थे तो कुछ नेवारी भाषा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? नेवारी भाषा, ठीक है। और जो होता था इनका जो फेवरेट त्योहार हुआ करता था वो दशहरा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दशहरा। इसको बोलते थे दशाई। क्या बोलते थे वो? दशाई। इसमें क्या करते थे? जो भी उनके हथियार वगैरह होते थे उनकी वो पूजा क्या करते थे। जैसे कि आपको पता है गोरखा जो रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर रहते हैं, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट, तो गोरखा जो सैनिक होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? बहादुर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जातियाँ क्या क्या थी? एक तो मैंने नेवारी जाति बताई थी, उसके अलावा आपकी राई भी होती थी, ठीक है। राई होती थी, एक होती थी गरुड़, ठीक है, एक होती थी लिंबू, ठीक है, एक होती थी थापा, एक होती थी गुरंग। ये सारी आपकी क्या थी? गोरखा की जातियाँ थी, ठीक है। जो गोरखा लोग रहते थे, जो भी आपके तीर्थ यात्री होते थे ना, तो जो भी आपके जैसे किसी को बद्रीनाथ जाना है या फिर आपके जागेश्वर मंदिर जाना है, तो जो भी तीर्थ यात्री होते थे तो उनके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की थी, सदा व्रत लगाए थे उन्होंने, ठीक है। सदा व्रत मतलब किसी प्रकार की भोजन पानी की जो व्यवस्था होती है वो उनके द्वारा की जाती थी, ठीक है। जैसे जो भी तीर्थ यात्री जा रहे हैं उनको भोजन खिलाना हो या फिर रहने की व्यवस्था करनी हो तो उसको सदाव्रत कहा जाता था, ठीक है। तो ये गोरखाओं ने किया था। जो भी आपके केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं या फिर जागेश्वर जाते हैं, कहीं भी जो भी तीर्थ यात्री जाते थे उनके लिए सदाव्रत उन्होंने लगाए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो एक बालेश्वर, जो चंपावत में एक बालेश्वर का मंदिर है, ठीक है, बालेश्वर का मंदिर, इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। किसके द्वारा? आपका महावीर थापा के द्वारा, ठीक है। तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? महावीर थापा के द्वारा। कब? 1796 में। और ये कहाँ पे? आपके चंपावत में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो बताया था आपका गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया गया था, ठीक। गोरखाओं की कुछ शब्दावली देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक होता था कठुआ बोलते थे वो जो भी उनके ब्राह्मण दास होते थे, ठीक है, उनको बोलते थे वो कठुआ। विचारी जो भी न्यायाधीश होता था दोस्तों, तो न्यायाधीश को क्या बोलते थे? विचारी। जागरिया किसको बोलते थे? जो भी कार्यरत सैनिक हुआ करते थे, कार्यरत सैनिक,
उनको क्या बोलते थे आपका, जागरिया। दशाई जो मैंने बताया आपको, दशाई माने दशहरा हो गया, दशहरे को क्या बोलते थे, वो दशाई होता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एक था ढाकरिया। ढाकरिया जो 2 वर्ष के लिए जो सेवा मुक्त हो जाते हैं ना, रिटायर्ड 2 साल के लिए, तो उन सैनिकों को बोला जाता था क्या, ढाकरिया। ठाकुरिया, ठाकुरिया अगर हम वो देखें तो ठाकुरिया जो जिनको पेंशन मिलती थी, ठीक है, उन अधिकारियों को बोलते थे। कामी, कामी बोलते थे शिल्प कर्मियों को, शिल्प कर्मी को क्या बोलते थे, कामी। नौ, नाव ये बोलते थे नाई को। आपके उत्तराखंड में जो है आपके गोरखा का शासन प्रशासन कैसा था, इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आपके ब्रिटिश और नेपाल के बीच में युद्ध किस प्रकार से होता है, ठीक है।